वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, ब्लड का रंग लाल क्यों दिखता है, किसके कारण लाल दिखता है, और ब्लड के पार्ट्स देखेंगे, इसमें कौन सॉलिड पार्ट क्या है, लिक्विड पार्ट्स क्या है, प्लाज्मा के बारे में देखेंगे और आरबीसी के बारे में देखेंगे। आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है और इसकी डेथ मृत्यु कहाँ पर होता है। आरबीसी ब्लड का जो ब्लड का मेन सेल है, इसके बारे में हम देखेंगे कंप्लीट। यहाँ से हम ब्लड के बारे में देख लेंगे। इसको देखने के बाद कोई भी दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त, मानव रक्त। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, ह्यूमन ब्लड। तो ब्लड के बारे में हम जानते हैं, तो ब्लड का अध्ययन हम कर रहे हैं, तो इसका अध्ययन क्या कहलाएगा, इसका स्टडी ब्लड का अध्ययन जो है वो आपका कहलाता है हीमेटोलॉजी। ब्लड का अध्ययन जो है हीमेटोलॉजी या सेरोटोलॉजी, और इस ब्लड के डॉक्टर को हम कहते हैं हीमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। और देखिए इसका अध्ययन क्या कहलाया, अध्ययन हीमेटोलॉजी। अब देखिए ये जो ब्लड जो आपका है, ये ब्लड कनेक्टिंग टिश्यू है। क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू। अब ये टिश्यू क्या होता है, उत्तक, संयोजी उत्तक है। ब्लड कैसा उत्तक है, संयोजी उत्तक है। उत्तक टिश्यू क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ सेल, माने समूह, माने कोशिकाओं का समूह क्या होता है, तो उत्तक होता है। तो ये ब्लड कैसे उत्तक है, इस ब्लड में आपको पढ़ना पड़ेगा आरबीसी के बारे में, देखिएगा डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट। तो ये क्या है, ये सब सेल है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट। तो कोशिका का समूह क्या होता है, उत्तक होता है। तो इस ब्लड में क्या है, कोशिका है, तो ये ब्लड क्या हो जाता है, तो उत्तक हो जाता है। और ब्लड में कौन उत्तक हो जाता है, तो ये संयोजी उत्तक माने कनेक्टिंग टिश्यू क्या होता है, तो माने जोड़ने का कार्य करता है। एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का कार्य कौन करता है, हमारा कनेक्टिंग टिश्यू। और ये ब्लड कैसा उत्तक है, कनेक्टिंग टिश्यू है। जैसे कि बोन हो गया, हड्डी हो गया, ये हड्डी भी हमारे शरीर को जोड़ कर रखता है, और रक्त भी हमारे शरीर को जोड़ता है। तो ब्लड कैसा उत्तक है, कनेक्टिंग टिश्यू है। और ये ब्लड जो है किस रूप में रहता है, द्रव के रूप में रहता है, लिक्विड के रूप में रहता है। तो ये हो गया आपका लिक्विड कनेक्टिंग माने तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड कैसा उत्तक है, तो आपका तरल संयोजी उत्तक है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है आपका ब्लड। अब देखिए इस ब्लड को हम कहते हैं मेसोडर्मल ऑर्गन कहते हैं, मीजोडर्मल अंग। ये मीजोडर्मल अंग क्या है, तो ये देखिए इस अंग का मतलब होता है, जो देखिए मीजोडर्मल अंग का मतलब होता है हमारा जब बच्चा भ्रूण अवस्था में माँ के गर्भ में रहता है, तो वे 3 परत में उसका अंग विकसित होता है, 3 परत से ये त्रिस्तरीय पद से, जिसको कहते हैं जर्म लेयर कहते हैं। जो सबसे बाहर का जो परत है, इसको हम कहते हैं एक्टोडर्म। क्या कहते हैं, एक्टोडर्म लेयर कहते हैं। और जो बीच वाला जो पार्ट है, मिडल वाला, उसको हम कहते हैं मीजोडर्म कहते हैं। और जो अंदर का है उसको कहते हैं हम एंडोडर्म कहते हैं। देखिए ये जब बच्चा भ्रूण अवस्था में माँ के गर्भ में रहता है, तो वो उसका जो अंग का विकास होता है, ये 3 लेयर से होता है। तो सबसे पहले अंदर वाले को एंडोडर्म कहते हैं, जो अंदर वाला परत है उसको एंडोडर्म कहते हैं। और जो एंडोडर्म परत से जो अंग बनता है उसको हम कहते हैं एंडोडर्म ऑर्गन कहते हैं। और जो अंग मेसोडर्म से बनता है उसको हम मेसोडर्मल ऑर्गन कहते हैं। और जो एक्टोडर्मल से बनता है उसको हम एक्टोडर्मल ऑर्गन कहते हैं। तो इस एंडोडर्म से क्या बनता है, तो ये एंडोडर्म क्या है, भीतर वाला परत है। पहले देखिए आउटर, सबसे बाहरी वाला क्या है, एक्टोडर्म। इससे आपका स्किन का निर्माण होता है, किसका, तो त्वचा का निर्माण होता है इस एक्टोडर्म से। और ये जो मीजोडर्म है, इस मीजोडर्म से आपका बोन हो गया, ब्लड हो गया। और हृदय का जो मांसपेशी होता है, ये किससे बनता है, तो मीजोडर्म से बनता है। और वहीं बात करें एंडोडर्म से आपका लीवर हो गया, किडनी हो गया और लंग्स हो गया। ये सभी किससे निर्माण होता है, तो एंडोडर्म से निर्माण होता है। और मीजोडर्म से बोन, ब्लड। तो ब्लड किससे निर्माण हुआ है, किस
लेयर से, तो मीजोडर्मल लेयर से हुआ है। और जिस लेयर से होता है उसको हम ऑर्गन कह देते हैं। तो ब्लड का निर्माण मीजोडर्मल ऑर्गन से हुआ है। तो हम ये देख लिए, ये बच्चा जब भ्रूण अवस्था में रहता है तो उसमें अंग ये 3 लेयर से विकसित होता है। पहले बनता है एंडोडर्म, धीरे धीरे विकसित होते चला जाता है। तो हम ब्लड देख लिए, ब्लड कैसा ऑर्गन है, तो मीजोडर्मल ऑर्गन है। अब देखिए ये जो ब्लड है, देखिए ये ब्लड की बात करें, ब्लड कितना होता है, तो अडल्ट की बात करें, जो वयस्क होता है, अडल्ट वयस्क की बात करें, वयस्क मेल में बात करें, आगे जो हम मेल पुरुष में बात करें तो इसमें ब्लड होता है 5 से लेकर 6 लीटर होता है ब्लड, 6 लीटर। और फीमेल का बात करें हम, फीमेल इस माने स्त्री का बात करें तो उसमें आधा लीटर कम होता है, 4.5 से मान लीजिए 4.5 लीटर से 5.5 लीटर ब्लड होता है। ये ब्लड एक वयस्क मनुष्य में जो ब्लड होता है, ये हमारे वजन का लगभग कुल वजन का 7% होता है। टोटल कुल वेट का 7% टोटल बॉडी वेट माने कुल वजन का कितना होता है, तो 7% होता है। कुल वजन का 7% ये होता है। अब देखते हैं ये ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए ये जो ब्लड है आपका फॉर्मेशन, ब्लड का जो फॉर्मेशन निर्माण जो होता है आपका, निर्माण होता है बोन मेरो में। बोन मेरो जिसको हम कहते हैं अस्थि मज्जा कहते हैं। देखिए अब ये अस्थि मज्जा क्या होता है, बोन मेरो क्या होता है, तो जो बड़ी बड़ी हड्डी, जैसे हाथ का हड्डी हो गया, जांघ का, पैर का हड्डी, ये जो बड़ा हड्डी है, इस हड्डी के बीच में खाली जगह होता है जिसको हम बोन मेरो कहते हैं। उस बोन मेरो में रक्त का निर्माण होता है और उसके बाद उस बोन में माने कि हड्डी में छिद्र पाया जाता है जिससे ये ब्लड बाहर निकल जाता है। तो ब्लड का निर्माण, खून का निर्माण कहाँ होता है, रक्त का निर्माण तो आपका होता है बोन मेरो में। वहीं बात करें जो भ्रूण होता है, जो बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, तो उसमें तो हड्डी रहेगा नहीं, या हड्डी रहता भी है तो कमज़ोर छोटा हड्डी रहता है। तो वहाँ पर तो उस जगह पर कहाँ होता है रक्त का निर्माण, तो वहाँ पर होता है उसके लीवर में निर्माण होता है रक्त का। तो भ्रूण अवस्था में, भ्रूण की जब हम बात करें, भ्रूण अवस्था में जब बच्चा रहे, भ्रूण अवस्था में जब रहता है तो उसमें किस में निर्माण होता है आपका, लीवर यकृत में निर्माण होता है उस बच्चा का। अब देखिए इस रक्त का पीएच मान, हम इधर इसको मिटाते हैं। देखिए रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान जो होता है आपका 7.4 होता है और 7.4 होता है। तो इसका मतलब ये किस रूप में होता है, क्षारीय रूप में होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और इस रक्त का टेम्परेचर का हम बात करें, टेम्परेचर होता है 38 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 38 डिग्री सेल्सियस। हम क्या देखें, रक्त हेमेटोलॉजी या सेरोटोलॉजी कहलाता है। रक्त जो है, रक्त के डॉक्टर को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। और जो रक्त है ये लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है, माने ये तरल संयोजी ऊतक है। ये मीजोडर्मल ऑर्गन से इस रक्त का निर्माण हुआ है। और एक वयस्क में 5 से 6 लीटर होता है पुरुष में, और फीमेल में 4 से 5.5 लीटर होता है। आधा लीटर कम होने के वजह इस स्त्री महिलाओं में हीमोग्लोबिन का मात्रा कम होता है। दूसरा बात, उसमें ऋतुस्राव होता है जिसके कारण उसमें क्या होता है, रक्त का मात्रा कम होता है, पुरुष के अपेक्षा कम होता है। अब देखिए ये आपका क्या था, रक्त के बारे में इंफॉर्मेशन था। अब देखिए इस रक्त में बात करें तो ये रक्त 2 टाइप का होता है, मैंने टाइप्स में देखिएगा, टाइप्स में नहीं, इसी टाइप से आगे जो देखते हैं, एक रक्त जो होता है ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो, अधिक होता है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक, और अन्य गैस कम होता है, जैसे CO2 हो गया, अलग अलग गैस क्या होता है, कम होता है। जिस रक्त में, जिस ब्लड में, जिस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो, अधिक हो, ऑक्सीजन गैस, और अलग गैस कोई दूसरा गैस CO2 हाइड्रोजन कोई भी गैस की मात्रा जब कम हो, तो इस ब्लड को हम कहते हैं, इस रक्त को हम कहते हैं प्योर ब्लड कहते हैं। इसको हम कहते हैं शुद्ध रक्त। क्या कहते हैं इसको हम,
शुद्ध रक्त कहते हैं। और जो शुद्ध रक्त घूमता है किस नस के द्वारा, तो आपका घूमता है धमनियों के द्वारा, धमनियों के द्वारा। और देखिए दूसरा टाइप का जो होता है रक्त, एक होता है, एक तो देखिए ऑक्सीजन अधिक वाला, और दूसरा रक्त के बारे, तो जिस रक्त में CO2 की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो, माने कि ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, और अन्य गैस जैसे CO2 कोई भी गैस की मात्रा ज़्यादा हो, तो ये जो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन कम और CO2 ज़्यादा, उसको हम कहते हैं इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड कहते हैं। और इसको हम अशुद्ध रक्त कहते हैं, अशुद्ध। ये आपका शिराओं के द्वारा घूमता है, शिराओं से फॉलो करता है। तो हम रक्त के बारे में हम इतना जनरल इन्फॉर्मेशन देखें। अब हम देखेंगे किसके बारे में, तो अब इस रक्त में कुछ सॉलिड पार्ट होते हैं, कुछ लिक्विड पार्ट होते हैं। पहले इसके बारे में देखिए। रक्त का अध्ययन फिर से देखते हैं, हेमेटोलॉजी या सेरोटोलॉजी। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी या सेरोटोलॉजी। और इसके डॉक्टर को हम क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। रक्त कैसा ऊतक है, तो लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है। उसके बाद ये इसका निर्माण कहाँ है, तो मेसोडर्मल ऑर्गन से हुआ है। और ये अडल्ट में, वयस्क की बात करें तो इसमें 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अब देखिए एक पॉइंट और, ये जो रक्त है, इधर हम लिखते हैं, रक्त का रंग कैसा होता है, कलर ये कैसा कलर है, रेड है। इसका कलर कैसा होता है, रंग, इसका जो रंग होता है रेड होता है। जब रेड है, इस रेड में जब कोई कलर की बात करता है तो वो कलर किसके वजह से आता है, तो वर्णक के वजह से, पिगमेंट की वजह से। रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो इस किस पिगमेंट की वजह से, वर्णक की वजह से। एक है हीमोग्लोबिन पिगमेंट, हीमोग्लोबिन पिगमेंट, ग्लोबिन पिगमेंट, वर्णक। अब देखिए क्या बोले, रक्त का रंग लाल जो होता है ये हीमोग्लोबिन के वजह से होता है। लेकिन एक बात, इस हीमोग्लोबिन में आखिर है क्या जो रक्त का रंग लाल होता है, तो देखिए ये जो शब्द है, हीमोग्लोबिन, ये 2 शब्द से मिलकर बना है। एक है आपका हीमो, क्या है आपका, एक है हीम और दूसरा क्या है, दूसरा आपका है ग्लोबिन। ये दोनों मिलकर क्या निर्माण किया, तो हीमोग्लोबिन शब्द का निर्माण हुआ। जो आपका जो हीम है, ये हीम क्या है, तो हीम आयरन कंपाउंड से, क्या है, आयरन कंपाउंड से, माने लोहे से बने यौगिक कौन है, देखिए हीम जो है, हीम क्या है, आयरन कंपाउंड, लोहे से बना यौगिक। देखिएगा लोहे का अगर आप लोग गर्म करिएगा तो उसका कलर कैसा होता है, लाल हो जाता है। लोहे आयरन वजह रहने के वजह से इस रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। अब देखिए इस जो आयरन है इसका 2 स्टेट होता है, ऑक्सीजन स्टेट, एक होता है फेरस और एक होता है फेरिक। तो जो हमारे रक्त में जो होता है वो आपका होता है Fe+2, और किसके स्टेट में, तो फेरस के स्टेट में। ये हमारे रक्त में कहेगा, रक्त में जो आयरन होता है किस स्टेट में, तो Fe+2 फेरस के स्टेट में। और जो देखिए दूसरा क्या है, तो दूसरा आपका है, आपका ग्लोबिन है, क्या है, ग्लोबिन। ये ग्लोबिन क्या है, तो ये ग्लोबिन एक प्रकार का क्या आपका प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है। तो कहेगा रक्त में कौन सा प्रोटीन, तो ग्लोबिन प्रोटीन। और हीमो क्या है, हीमो आयरन कंपाउंड है, जो लोहे से बना यौगिक है, जिसके कारण हमारा रंग कैसा, रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और ये आयरन किस स्टेट में है, तो Fe+2 माने फेरस के स्टेट में। इसका 2 स्टेट होता है, फेरस और फेरिक स्टेट होता है। तो रक्त के बारे में हम देख लिए। अब हम देखेंगे किसके बारे में, इसका जो पार्ट है उसके बारे में। इसका 2 पार्ट है, इसमें 2 पार्टिकल्स हैं। एक जो है वो आपका कौन है, एक है आपका कौन, लिक्विड पार्ट कहे तो तरल भाग। और जो रक्त का है दूसरा भाग 2, एक है आपका सॉलिड पार्ट, ठोस भाग। एक क्या देखें, लिक्विड पार्ट और एक सॉलिड पार्ट, माने तरल भाग। इस रक्त में 2 चीज़, एक द्रव वाला चीज़ मिलेगा और एक ठोस वाला चीज़ मिलेगा। तरल वाला में क्या रहेगा, तो तरल में रहेगा आपका प्लाज्मा, क्या रहेगा, प्लाज्मा। ये जो तरल भाग है ये रक्त का 55% में रहता है। कितना रहता है, 55
प्रतिशत में रहेगा। और सॉलिड पार्ट जो है ये ठोस वाला, कुछ रक्त में ठोस पार्ट्स होते हैं जो क्या होते हैं, वो आपका रहता है ब्लड सेल, रक्त कोशिका। और ये भी 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। पहला देखिए आपका रहता है आरबीसी, दूसरा आपका रहता है कौन? आरबीसी के बाद डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। रक्त बिंबाणु। आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, रक्त बिंबाणु। अब देखिए ये जो आरबीसी, क्या बोले पहले, रक्त में 2 प्रकार के पार्ट पाएंगे, एक ठोस और एक द्रव वाला। द्रव में क्या होंगे, जो जैसे कि चाय देखते हैं, तो चाय में देखिएगा दूध, पानी, ये सब क्या है? चाय का, माने चाय का क्या है? तो ये लिक्विड पार्ट है। और उसी में चीनी देखिएगा, चाय पत्ती, ये क्या है? सॉलिड पार्ट है। उसी प्रकार रक्त बुझिए, रक्त में कुछ ठोस पदार्थ है और कुछ द्रव वाला है। तो द्रव में क्या हो जाएगा आपका? प्लाज्मा। और सॉलिड में क्या हो गया? जो कण के रूप में है, सॉलिड के रूप में, वो आपका हो जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हो जाएगा। प्लाज्मा देखें। अब देखिएगा सबसे पहले ये रक्त कितना % है? 55%। और जो ये ठोस वाला जो भाग है ये 55 हो गया, तो ये कितना होगा? ये आपका होगा 45%। और इस ठोस वाले भाग का अगर बात करें तो इस ठोस में, सॉलिड वाले भाग में सबसे अधिक मात्रा में ये पाया जाएगा 99%। और सबसे कम पाया जाएगा डब्ल्यूबीसी 0.2%। और इससे भी ज़्यादा पाया जाएगा कौन? तो ये पाया जाएगा 0.8%। ये इसका मात्रा है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे? प्लाज्मा के बारे में देखेंगे। तब देखेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। पहले देखिए क्या, जो रक्त है इसको 2 भाग में बांट दिए। एक जो इसमें द्रव वाला पार्ट है इसको अलग कर दिए, और जो क्या है ठोस वाला उसको अलग कर दिए। लिक्विड वाला पार्ट में क्या आ गया आपका? प्लाज्मा। और ठोस वाले भाग में सेल, ब्लड सेल, इसको कार्पल्स भी कहते हैं, कनिकाएं भी हम कहते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। हम पहले देखते हैं किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। किस वाले भाग से देखेंगे तो जो है आपका कौन है? पहला कौन भाग था आपका? था लिक्विड पार्ट जो था प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा। ये क्या है? तो रक्त का कौन पार्ट है? तो ये आपका लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट, तरल भाग है इसका, रक्त का तरल भाग है। और कितना प्रतिशत में है? 55% में है। इसके बारे में देखिए, इसका जो कलर होता है, कलर रंग जो होता है इस प्लाज्मा का जो रंग होता है लाइट येलो होता है, लाइट येलो, हल्का पीला रंग का होता है। जब ये पीला रंग का होता है तो कोई भी रंग आता है तो उसमें वर्णक आता है। किस वर्णक के कारण होता है? इस प्लाज्मा का रंग जो पीला होता है वो आपका बिलीरुबिन पिगमेंट की वजह से होता है। बिलीरुबिन पिगमेंट। अब ये बिलीरुबिन जो पिगमेंट है ये कहाँ से बनता है? ये बनता है आपका लीवर, यकृत में आपका ये पिगमेंट बनता है। और ये अगर जो बनता है तो लीवर में, और ये बिलीरुबिन पिगमेंट सामान्य रहना चाहिए। अगर अत्यधिक मात्रा में बनने लगे तो आपका नेल, आँख, ये सभी पीला पड़ने लगता है। जिसके कारण ये अधिक मात्रा में, अगर जो एक्सेस मात्रा में बन जाए, एक्सेस मात्रा में, तो आपको रोग हो सकता है। जिस रोग को हम कहते हैं जॉन्डिस कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉन्डिस, पीलिया हो जाएगा आपको, पीलिया। इसको सामान्य मात्रा में क्या है? बनना चाहिए। अब देखिए इस ब्लड का भी, इस प्लाज्मा का भी निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मेरो। ये भी रक्त का ही पार्ट है, तो ये भी कहाँ होगा? आपका बोन मेरो में इसका क्या होता है? निर्माण होता है। बोन मेरो, अस्थि मज्जा में इसका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। अब देखिए इस जो ब्लड जो है, ये जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में कई प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाएंगे। इस प्लाज्मा के घटक, कंपोनेंट्स देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा के घटक, इस प्लाज्मा में अलग अलग प्रकार के घटक पाए जाएंगे। देखिए इस प्लाज्मा में आपको वाटर पाया जाएगा, पानी पाया जाएगा। और कितना पाया जाएगा? तो आपको 90 से 92% क्या पाया जाएगा आपको इस प्लाज्मा में? तो पानी मिलेगा। और क्या मिलेगा आपको? तो ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज और आयंस मिलेगा,
आयंस कौन कौन मिलेगा, तो आपको मिलेगा पोटेशियम मिलेगा, नहीं क्लोरीन, क्लोरीन मिलेगा आपको, पोटेशियम मिलेगा, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स, ये सभी प्रकार कुछ मात्रा में 1 से 2% बुझिए ना, 1 से 2% में आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा ग्लूकोज, आयंस, लवण, ये सभी मिल जाएगा। और क्या मिलेगा आपको, तो प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन, प्रोटीन्स, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। और दूसरा कहें तो दूसरा मिलेगा एल्ब्यूलिन, एल्ब्यूलिन प्रोटीन। तीसरा बात करें तो फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, नोजन। और कहें चौथा नंबर में आएगा आपको प्रोथ्रोमिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोमिन। और बात करें हम पाँचवा नंबर में, तो पाँचवा नंबर में मिलेगा आपका फाइब्रिन, फाइब्रिन, फाइब्रिन। छठा नंबर में मिलेगा आपको फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। देखिए ये क्या है, तो ये कंपाउंड्स ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के घटक हैं। आपको मिलेगा पानी 90 से 92% में, प्रोटीन मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, आयंस मिलेगा, लवण मिलेगा, ये सभी मिलेगा इसमें प्लाज्मा में। और सबसे अधिक जो मात्रा में रहेगा 7 से 8% में, 7 से 8% में क्या रहेगा आपको, प्रोटीन रहेगा। इस प्रोटीन में देखिए कितना प्रोटीन रहेगा, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन रहेगा, एल्ब्यूलिन प्रोटीन रहेगा, फाइब्रिनोजन रहेगा, प्रोथ्रोमिन रहेगा, फाइब्रिन रहेगा, थ्रोम्बिन रहेगा। इस प्रोटीन का अलग अलग कार्य है। जैसे जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है ये क्या करता है, तो ये एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, एंटीबॉडीज निर्माण करता है। कौन, प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी का निर्माण कौन करता है, ये ग्लोब्यूलिन। ये एंटीबॉडीज क्या होता है, अगर जो कोई बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उससे लड़ने की क्षमता कौन, माने ये लड़ता है कौन है, एंटीबॉडीज। उसके लिए कौन निर्माण करता है, आपका ग्लोब्यूलिन प्रोटीन करता है। और ये जो है एल्ब्यूलिन प्रोटीन, ये क्या करता है, तो ये एल्ब्यूलिन प्रोटीन जो है ये करता है ऑस्मो रेगुलेशन, माने प्रासरण, प्रासरण। ये क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करता है। ये क्या होता है, प्रासरण। तो देखिए हमारे जो रक्त में है आयंस, मिनरल, ये मिनरल्स, लवण, ये सभी रहता है। ये सभी बैलेंस मात्रा में रहना चाहिए, सामान्य मात्रा में, नहीं अधिक नहीं ज़्यादा। इसको बैलेंस करने का काम कौन करता है, तो ये आपका एल्ब्यूलिन प्रोटीन। और जो बाकी का जो चार जो है ये सभी क्या करता है, फाइब्रिन, प्रोथ्रोमिन, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, ये सब क्या करता है, तो ये सभी आपका ब्लड क्लॉटिंग करता है, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त थक्का के थक्का बनने में ये सब सहायक होता है। कौन कौन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोमिन, फाइब्रिन और थ्रोम्बिन, ये क्या होता है, ब्लड के थक्का में आपका सहायक होता है। हम क्या देखें, ये 6 प्रकार के 6 प्रकार के प्रोटीन थे, जिसमें ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूलिन, ये एल्ब्यूलिन ऑस्मो रेगुलेशन माने कि लवण, इस सबको सामान्य कराता। और एंटीबॉडीज का निर्माण कौन करता था, ग्लोब्यूलिन। और जो फाइब्रिन, ये सब क्या करता था, तो ब्लड, रक्त को थक्का में सहायक था। अब एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं सीरम। जितना भी ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में से अगर जो हम रक्त का थक्का, ब्लड ऐसे लिखते हैं, ब्लड क्लॉटिंग पार्टिकल्स, क्लॉटिंग पार्ट्स अगर जो है ब्लड, जो प्लाज्मा जो है, ये जो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा, इस प्लाज्मा में से जो रक्त का थक्का जो पार्ट्स बनाता था, कौन कौन, फाइब्रिनोजन, ये जो चारों प्रोटीन है, इसको अगर जब हम निकाल लेते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, ये रक्त आपका सीरम बन जाता है। क्या बन जाता है, सीरम बन जाता है, सीरम। कौन, अगर जो प्लाज्मा में से क्लॉटिंग पार्ट जैसे फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोमिन, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, ये अगर जो निकाल देते तो क्या बन जाता है, वो सीरम का निर्माण कर लेता है,
सीरम का निर्माण कर देगा। तो ये हम क्या देखें, प्लाज्मा के बारे में। अब ये प्लाज्मा क्या हो गया आपका कंप्लीट। अब हम किसके बारे में देखते हैं, ब्लड का लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपका क्या है, फर्स्ट टॉपिक है आपका आरबीसी। आरबीसी आरबीसी जो है, आरबीसी को हम क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका या इसी कहते रेड ब्लड कार्पल, लाल रक्त कणिका। सेल भी है या कार्पल है, यहाँ कार्पल भी लिखा रहेगा तो मैंने आरबीसी ही है। अब देखिए इस आरबीसी का दूसरा नाम है, इस आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इस आरबीसी का देखिए एरिथ्रोसाइट से दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स। अब देखिए ये एरिथ्रोसाइट्स माने क्या होता है, एरिथ्रो में दो शब्द है, एक है एरिथ्रो और दूसरा क्या है साइट्स। इस एरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट्स का मतलब क्या होता है, सेल। जिस सेल का माने कि जिस सेल कैसा हो, रेड हो, वो क्या है, आरबीसी है। जिस ब्लड का सेल कैसा हो, रेड हो, उसको हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। अब देखिए ये जो आरबीसी है, आरबीसी देखिए, आरबीसी की खोज किसने की, तो डिस्कवरी, इसकी खोज किया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने इसका खोज किया। इसका आकार अगर हम बात करें, इसका शेप आकार, इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार होता है ओवल अंडाकार या इसका होता है बाइकॉनकेव कॉनकेव द्विअवतलाकार इसका आकार होता है, किसका, आरबीसी का आकार होता है। आरबीसी का अगर हम बात करें, इसका निर्माण कहाँ होता है आरबीसी का, तो हम देखते हैं आरबीसी का निर्माण, फॉर्मेशन निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो होता है रेड बोन मेरो में। इसका मतलब लाल अस्थि मज्जा। देखिए ये देखिए हड्डी है, इस हड्डी में ये जो बीच वाले भाग है, इसमें क्या है, बोन मेरो, अस्थि मज्जा। जो कात जैसे एक कात है, ये मान लीजिए ये रेड वाला भाग, इसमें दो अस्थि मज्जा जो है, इसमें दो, एक होता है रेड और उधर होता है, माने कि दो भाग इसका चलाता है। तो जो रेड बोन मेरो जो होता है, रेड इससे केवल लाल रक्त का माने कि आरबीसी का निर्माण होता है। और जो इधर जो होता है वाइट, इससे होता है डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण किससे हुआ, तो रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा से हुआ है। वहीं बात करें इसकी जीवन काल, तो इस आरबीसी का लाइफ स्पैन माने जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। और इसकी डेट की बात करें, डेथ मृत्यु की बात करें, इसका मृत्यु इसका दो जगह पर होता है। एक होता है लीवर में और एक होता है एस्पिलिन जिसको कहते हैं पलीहा या तिल्ली कहते हैं, एस्पिलिन या पिले, इसको कहते हैं यकृत कहते हैं। देखिए आरबीसी जो मृत्यु होता है वो दो जगह, पूरा रक्त पूरा शरीर में घूमते रहता है, ये कनेक्टिंग टिश्यू है। देखिए ये जो यकृत है इसमें बहुत कम इसका मृत्यु होता है और एस्पिलिन में ज़्यादा होता है। एस्पिलिन क्या है, तो आहार नाल के ऊपर में एक घुमेदार संरचना होता है। इस आरबीसी में क्या होता है, ये एस्पिलिन में आरबीसी जाता है और वहाँ माने इसी जगह पर इसका मृत्यु होता है। और कुछ एस्पिलिन में जो मृत्यु होता है कुछ देर के बाद या कुछ दिन के बाद, 2 से 3 दिन के बाद, ये इसका निर्माण माने कि पुनः यह जीवित हो जाता है, पुनर्निर्माण होता है, कहा जाता है
रीजेनरेशन पुनर्निर्माण कहाँ होता है इसका, स्प्लीन में ही हो जाता है। देखिए जो रक्त है माने आरबीसी जो है गया कहाँ पर मृत्यु, इसका मृत्यु कहाँ हुआ, स्प्लीन में हुआ। और जब स्प्लीन में हुआ तो वहाँ पर इसका मृत्यु हुआ, इसको कब्रगाह भी इसको कहेंगे आरबीसी का। और क्या होगा, ये कुछ दिन के बाद अपने आप वहाँ से जीवित हो जाएगा। और जब हमको ज़रूरत पड़ेगा रक्त को तो कुछ रक्त इसमें आरबीसी भी क्या है, रक्त है तो इसमें जमा है, किस में, स्प्लीन में। तो स्प्लीन में जमा रहता है, इसलिए आरबीसी को ब्लड बैंक भी हम कहते हैं। और वहाँ मेमल्स स्तनधारी में क्या होता है, केंद्रक, स्तनधारी के आरबीसी में, किस में, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, एब्सेंट होता है, नहीं होता। लेकिन इसका अपवाद क्या है, इसका अपवाद देख लीजिए। अपवाद में क्या है, तो ऊँट में, लामा, जिराफ हो गया, इस सब में क्या केंद्रक पाया जाता है। जो आरबीसी है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता स्तनधारी के आरबीसी में, लेकिन अपवाद में है ऊँट, लामा, जिराफ, इस सब में केंद्रक पाया जाता है। लेकिन केंद्रक जो है ना, केंद्रक जब ये आरबीसी जब मैच्योर नहीं हुआ रहता है तो उसमें केंद्रक रहता है। जब ये मैच्योर होता है पूरा तरह से, जब ये आरबीसी का निर्माण हो जाता है, ये जो केंद्रक है ये अपने आप गायब हो जाता है, पहले रहता है। अब आरबीसी मेन सेल है, ब्लड का क्या है, तो मेन सेल है। मुख्य कोशिका कौन है, आरबीसी। जैसे ब्लड में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स है, उसमें से मुख्य सेल क्या है, कोशिका कौन है, तो वो आपका आरबीसी है। आरबीसी अगर जो बात करें, इसकी क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी इधर दिखाते हैं, क्वांटिटी माने संख्या की अगर जो हम बात करें, संख्या का, तो आरबीसी रक्त में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको आरबीसी मिलेगा संख्या के मामला में, आरबीसी। उसके बाद आपको मिलेगा कौन, तो प्लेटलेट्स मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा डब्ल्यूबीसी मिलेगा। माने संख्या, रक्त में संख्या के आधार पर सबसे अधिक क्या मिलेगा आपको, आरबीसी, और सबसे कम क्या मिलेगा आपको, प्लेटलेट्स मिलेगा रक्त में। और इसकी अगर साइज की बात करें, साइज आकृति की बात करें, तो ये डब्ल्यूबीसी क्या होगा, इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी का आकार सबसे बड़ा। उसके बाद आपका आ जाएगा प्लेटलेट्स, और आरबीसी क्या होगा, सबसे छोटा होता है। आरबीसी आकार में सबसे छोटा होता है और संख्या में सबसे अधिक होता है। तो कहेगा स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट आरबी माने स्मॉलेस्ट ब्लड सेल, तो वो कौन है, स्मॉलेस्ट, आरबीसी है, आरबीसी। और माने कि इसको हिंदी में कहें तो रक्त का सबसे छोटा कोशिका रक्त में, तो वह कौन है, आरबीसी। और संख्या के आधार पर कहें, रक्त में सबसे अधिक कोशिका, कोशिका की बात करें तो वो कौन हो जाएगा आपका, तो सबसे अधिक कोशिका किसका है, तो आरबीसी की है, आरबीसी। अब देखिए ये जो आरबीसी है, आरबीसी जो है, आरबीसी का निर्माण कैसे होता है, रक्त में एक विटामिन पाया जाता है जो है विटामिन B6, विटामिन B6। इस B6 से क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण किससे होता है, तो विटामिन B6 से। अगर जो B6 की कमी हो जाए तो आप हो सकता है माइल्ड एनीमिया रोग, अगर जो कहे आरबीसी की कमी हो जाए डायरेक्ट, अगर हम अब इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, आरबीसी की संख्या अगर जो सबसे कम होती है तो उसमें एनीमिया रोग होता है। ब्लड में अगर आरबीसी की मात्रा कम हो गया तो एनीमिया रोग, अगर जो ज़्यादा हो गया तो पॉलीसाइफोनिया नामक रोग हो जाएगा। और लार्जेस्ट पूरा संसार में सबसे बड़ा आरबीसी किसकी होती है, तो एमी फ्यूमा की होती है, जो उभयचरी प्राणी है। और लार्जेस्ट आरबीसी इन मेमल, स्तनधारी का अगर जो बात करें तो वो किसका होता है, हाथी का होता है। सबसे बड़ा आरबीसी किसका होता है स्तनधारी में, तो आपका होता है हाथी। और स्मॉलेस्ट आरबीसी मेमल्स और यूनिवर्स माने संसार में और स्तनधारी में सबसे छोटा बात करें तो कस्तूरी हिरण का होता है। कस्तूरी हिरण के देखिए क्वांटिटी का अगर हम बात करें तो मेल आरबीसी कितना रहना चाहिए, तो एक मेल में बात करें तो 100 ml में 5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन, और 4 मिलियन से 5 मिलियन फीमेल में रहना चाहिए। अब देखिए आरबीसी की फंक्शन, आरबीसी क्या करता है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करता है, ऑक्सीजन को
हमारे कोशिका तक ऊतक तक पहुँचाने का कौन काम करता है? तो ये हीमोग्लोबिन करता है, ऑक्सीजन को पहुँचाने का काम कहाँ तक? तो ये आपका सेल कोशिका तक पहुँचाने का काम करता है। जब ये पहुँचाता है 100% पहुँचाता है सेल तक, माने कि आया फेफ लंग्स के नसा नसा का पार्ट लंग्स तक आया आपका एयर, उसमें से छांट लिया कौन? हीमोग्लोबिन पहचान किया और उसको अपने साथ जोड़ा ऑक्सीजन को, और रक्त के द्वारा वो कहाँ पहुँचा दिया? उसको कोशिका पहुँचाया 100%। लेकिन जो उसके बाद इस सेल में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है और ये ऑक्सीजन जाता है तो अभिक्रिया होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लेकिन हीमोग्लोबिन का काम है कार्बन डाइऑक्साइड का भी लाना। तो कार्बन डाइऑक्साइड मात्र ये 75% ही लाता है, तो 25% क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड? तो 25% कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे शरीर में 65 से 70% ही जल है। ये दोनों अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल बना लेते हैं, जो उत्सर्जन की क्रिया में इसको हम देखिएगा इसको निकालना ज़रूरत होता है। कुछ आरबीसी का पॉइंट छूट गया है, ये हम अगले पार्ट में हम बताएंगे। मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में।